नमस्कार। एग्जाम एडो के स्टैटिक जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टैटिक जीके का 16वां वीडियो। आज के इस वीडियो में बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा मेंस और आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है? 1. ग्राम सभा, 2. परिसीमन आयोग, 3. जिला योजना समिति। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है अथवा हैं? ए. केवल एक, बी. केवल एक और 3, सी. केवल एक और 2, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी, केवल एक और 3। अगला प्रश्न था, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? ए. अनुच्छेद 310, बी. अनुच्छेद 311, सी. अनुच्छेद 312, डी. अनुच्छेद 317। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी, अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न था, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए. 10, बी. 9, सी. 7, डी. 5। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी, 5। अगला प्रश्न था, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? ए. 1951 में, बी. 1964 में, सी. 1955 में, डी. 1956 में। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी, 1955 में। अगला प्रश्न था, संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ए. 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, बी. 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, सी. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, डी. 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक है? ए. कैल्शियम, बी. मैंगनीज, सी. मैग्नीशियम, डी. पोटेशियम। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी, मैंगनीज। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कार्बन मोनोऑक्साइड, 2. सल्फर डाइऑक्साइड, 3. ओजोन, 4. मीथेन। फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. केवल 1 और 4, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न था, आयरलैंड की छोटी झीलों को क्या कहा जाता है? ए. लाऊ, बी. क्रिक, सी. बॉग, डी. ब्रुक। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए, लाऊ। अगला प्रश्न था, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? ए. मार्च अप्रैल, बी. जून जुलाई, सी. सितंबर अक्टूबर, डी. नवंबर दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी, नवंबर दिसंबर। अगला प्रश्न था, भारत के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? 1. गौंड, 2. नागा, 3. जौनसारी, 4. टोडा। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3 और 4, डी. केवल 1 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी, केवल 3 और 4, अर्थात जौनसारी और टोडा। अगला प्रश्न था, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए. क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, बी. क्लोन अलैंगिक की विधि से उत्पन्न किया जाता है, सी. एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं, डी. एक जीव के 2 क्लोन एक समान नहीं होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? ए. धनिया के बीज, बी. सरसों के बीज, सी. जीरे के बीज, डी. मेथी के बीज। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी, मेथी के बीज। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? ए. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, बी.
कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन कैल्शियम फास्फोरस, डी कार्बन हाइड्रोजन पोटेशियम। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अगला प्रश्न था पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है ए सोडियम सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कॉपर सल्फेट, डी नाइट्रिक एसिड। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न था मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के माप की कोटि क्या है ए 10⁻² ओम, बी 10⁻4 ओम, सी 10⁻6 ओम, डी 10⁻8 ओम। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी 10⁻4 ओम। अगला प्रश्न था श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं ए तांबे के तार को गर्म करके, बी तंतु को गर्म करके, सी परमाणु को उत्तेजित करके, डी अणुओं को दोलित करके। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प डी अणुओं को दोलित करके। अगला प्रश्न था कल्पक्कम प्रसिद्ध है ए परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, बी रक्षा प्रयोगशाला के कारण, सी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हेतु, डी अंतरिक्ष केंद्र हेतु। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। अगला प्रश्न था उत्पाद शुल्क क्या है ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी एक प्रकार का उपयोग कर, डी एक प्रकार का विक्रय कर। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न था निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है ए निंदा प्रस्ताव, बी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सी कटौती प्रस्ताव, डी स्थगन प्रस्ताव। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी कटौती प्रस्ताव। अगला प्रश्न था विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है ए व्यक्ति, बी राज्य, सी व्यक्ति और राज्य दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी व्यक्ति और राज्य दोनों। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ए दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, बी काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह, सी लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, डी नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी मौलवी अहमदुल्ला, डी खान बहादुर खान। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी तात्या टोपे। अगला प्रश्न था किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी पुर्तगाली। अगला प्रश्न था 19वीं-20वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। 2 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है अथवा हैं ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए केवल 1। अगला प्रश्न था प्राचीन भारत में विष्टि पद संदर्भित है ए बलात् श्रम से, बी व्यापारिकों से, सी किसानों से, डी शाही सेना से। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए बलात् श्रम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। 2 होम रूल आंदोलन से एनसी केलकर नहीं जुड़े थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की तथा पूना में तिलक तथा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। इनका कार्य क्षेत्र कर्नाटक, बम्बई को छोड़कर महाराष्ट्र,
मध्य प्रांत व बरार था। अतः कथन 1 सही नहीं है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल के सचिव NC केलकर थे, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2 होगा। जिन छात्रों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था उन्हें धन्यवाद। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? ए. तुर्की सुल्ताना का महल, बी. बुलंद दरवाज़ा, सी. जामा मस्जिद, डी. शहजादी अंबर का महल। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, जामा मस्जिद। सम्राट अकबर द्वारा बनाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को 1986 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल हैं। यहाँ स्थित जामा मस्जिद को शान फतेहपुर या शान सीकरी के नाम से भी जाना जाता है, अतः विकल्प बी जामा मस्जिद सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? ए. पृथ्वीराज चौहान, बी. चंदवरदाई, सी. जयानक, डी. नयनचंद सूरी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जयानक की रचना 1200 ईस्वी के आसपास कश्मीर में हुई माना है और कहा है कि उसमें पृथ्वीराज विजय के कुछ पद हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसकी रचना 1200 ईस्वी के पूर्व ही हुई थी। इस पुस्तक में उत्तरी राजस्थान सपादल पक्ष देश के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के शौर्य का वर्णन है, अतः विकल्प सी जयानक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? ए. अजंता, बी. कार्ले, सी. राजगृह, डी. कन्हेरी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, कन्हेरी। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में कन्हेरी की गुफा स्थित है। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं, अतः विकल्प डी, कन्हेरी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1990 में महात्मा गांधी द्वारा टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा हैं? 1. यह इसमें रहने वाले लोगों के लिए अध्ययन केंद्र था। 2. यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों हेतु विदेशी केंद्रों में से एक बन गया। विकल्प है ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए. केवल 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना वर्ष 1910 में की गई। इसका यह नाम गांधी के सहयोगी हरमन कालेबाख द्वारा रूसी लेखक और नैतिकतावादी टॉलस्टॉय के नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि गांधी उनकी सराहना करते थे और उनके साथ पत्र व्यवहार से संपर्क में थे। यह फॉर्म वर्ष 1913 तक सक्रिय रहा, अतः कथन 1 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता दक्षिण अफ्रीका में गांधी और फॉर्म द्वारा की गई किसी भी गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए केवल 1 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों को काल क्रमानुसार सजाइए। 1. गडकरी विद्रोह, 2. कित्तूर विद्रोह, 3. भील विद्रोह, 4. त्रावणकोर विद्रोह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 2 3 4 1, बी. 2 3 1 4, सी. 4 3 2 1, डी. 4 1 2 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी 4 3 2 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। त्रावणकोर विद्रोह 1805, भील विद्रोह 1818 से 31, कित्तौर विद्रोह 1824, गडकरी विद्रोह 1844। इस आधार पर विकल्प सी 4 3 2 1 सही है। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ए. वर्ष 1969 में, बी. वर्ष 1984 में, सी. वर्ष 1999 में, डी. वर्ष 1975 में।
इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, वर्ष 1975 में। समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया था, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की निर्धारण का आधार है ए राष्ट्रीय आय, बी उपभोक्ता कीमत सूचकांक, सी जीवन स्तर, डी प्रति व्यक्ति आय। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण औद्योगिक कर्मियों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में भारत में निम्नलिखित 4 वर्गों में उपभोक्ता कीमत सूचकांक का संकलन किया जाता है। एक CPI-IW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, 2 CPI-AL यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, 3 CPI-RL यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर्स, 4 CPI रूरल या अर्बन यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल या अर्बन। अतः विकल्प 2 सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? ए उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बी औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, सी व्यापार विवाद की स्थितियों में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, डी अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रायोगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों के जांच एवं समाधान हेतु समझौता बोर्ड तथा जांच न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन जैसे सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल अथवा तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी दक्षिण महासागर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, हिंद महासागर। डायमेंटिना खाई हिंद महासागर स्थित एक गहरा गर्त है। यह हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व बेसिन में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1125 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं 140 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है ए संचार से, बी महानगर को जोड़ने से, सी नहरों के जुड़ाव से, डी राजमार्गों के विकास से। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, राजमार्गों के विकास से। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि राजमार्गों के विकास से संबंधित है। इस परियोजना के तहत गलियारे के माध्यम से पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के आधार पर 4 लेन सड़क से जुड़ा जाना है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल की प्राप्ति की संभाव्यता किन चट्टानों में सर्वाधिक है? 1 क्वार्टजाइट, 2 ग्रेनाइट, 3 चिकनी मिट्टी, 4 चूना पत्थर। कूट में है ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 4, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी केवल 4 यानी चूना पत्थर। भूमिगत जल प्राप्त करने के लिए चूने पत्थर की चट्टानों को छेदा जाता है। चिकनी मिट्टी की पारगम्यता बहुत ही कम है। यह क्वार्टजाइट तथा ग्रेनाइट के समान भूमिगत जल के प्रवाह के लिए अवरोधक है। इन चट्टानों में भूमिगत जल के प्राप्ति की संभावना कम है, अतः कूट 4 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी केवल 4 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यावरण अधिनियम में से कौन NGT के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? 1 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 2 जैव विविधता अधिनियम 2002, 3 भारतीय वन अधिनियम 1927। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2,
डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। एनजीटी अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध कानूनों के कार्यान्वयन से जुड़े अधिनियम निम्न हैं। 1. वन संरक्षण अधिनियम 1980। 2. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 3. जैव विविधता अधिनियम 2002। 4. वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। 5. जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। 6. जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी यानी केवल 1 और 2 होगा। अगला प्रश्न है, मृदा में उपस्थित इनमें से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन अस्थिरीकरण जीवाणु है? ए एजेटोबैक्टर, बी नाइट्रोसोमोनास, सी राइजोबियम, डी स्यूडोमोनास। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर वायवीय स्वतंत्र जीवी मृदा में वास करने वाले नाइट्रोजन अस्थिरीकारक जीवाणु हैं। यह राइजोस्फीयर नाइट्रोजन को असहजीवी रूप से अस्थिर बनाते हैं। यह जीवाणु वृद्धि करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करते हैं जो पौधे की वृद्धि एवं उनकी उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं। अतः विकल्प ए एजोटोबैक्टर सही है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है। 2. इसका विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित है उन्हें संघ द्वारा लगाया जाता है, किंतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बी भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। सी फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। डी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता द्वारा होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय बनाने का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर काल क्रमानुसार सजाइए। 1. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। 2. 11वां वित्त आयोग। 3. पूंछी आयोग। 4. सरकारिया आयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 2 3 4 1, बी 4 2 1 3, सी 4 3 2 1, डी 4 1 2 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 4 2 1 3। गठन की तिथि के अनुसार आयोगों का निम्न क्रम है। केंद्र सरकार राज्यों के संदर्भ में जस्टिस आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में 9 जून 1983 को सरकारिया आयोग का गठन किया गया। 3 जुलाई 1998 को ए.एम. खुसरो की अध्यक्षता में 11वां वित्त आयोग गठन किया गया। 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु मदन मोहन पूछी आयोग की अध्यक्षता में 27 अगस्त 2007 को पूछी आयोग का गठन किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया। 1. संप्रभु गणराज्य। 2. समाजवादी गणराज्य। 3. लोकतांत्रिक गणराज्य। 4. धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1,
बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी केवल 1 और 3। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शामिल किए गए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द मूल रूप से संविधान में वर्णित थे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी यानी केवल 1 और 2 होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का अवसर प्रदान की जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 सिक्किम, 4 मेघालय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 2 3 4 1, बी 2 3 1 4, सी 2 4 3 1, डी 4 1 2 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी 2 4 3 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत राज्यों का राज्य निर्माण वर्ष के आधार पर क्रम निम्नानुसार हैं। नागालैंड 1963, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी 2 4 3 1 होगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? ए चांदी, बी सोना, सी कोयला, डी सीसा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी सीसा। सबसे अधिक अस्थायी तत्व सीसा है। लेड का अयस्क गैलेना है। काला सीसा का उपयोग कागज पर लिखने में होता है जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों का निर्माण में होता है। अतः विकल्प डी सीसा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक आवर्धक लेंस होता है। ए अवतल लेंस, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी उत्तल दर्पण। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी उत्तल लेंस। एक आवर्धक लेंस उत्तल लेंस होता है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो वक्राकार सतहों से अथवा एक वक्राकार सतह तथा एक समतल सतह के से घिरा होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। यह बीच में मोटा तथा किनारों पर पतले होते हैं। आवर्धक लेंस की सहायता से छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके देखा जा सकता है, जिसमें कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए वस्तु से बराबर एवं उल्टा, बी वस्तु से छोटा एवं सीधा, सी वस्तु के बराबर एवं सीधा, डी वस्तु से छोटा एवं उल्टा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी वस्तु से छोटा एवं उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा बनता है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम है। ए रक्त फेफड़ा उत्तक, बी उत्तक रक्त फेफड़ा, सी फेफड़ा रक्त उत्तक, डी रक्त उत्तक फेफड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी फेफड़ा रक्त उत्तक। सही क्रम फेफड़ा रक्त उत्तक है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। मानव शरीर में ऑक्सीजन संचरण के मूल 3 प्रक्रम हैं। हवा से लिया गया ऑक्सीजन फेफड़ा तक पहुंचना, रक्त तक ऑक्सीजन का संचरण एवं अंत में उत्तकों द्वारा सभी अंगों तक पहुंचना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरीन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एस ब्लॉक का प्रथम तत्व है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं क्लोरीन पी ब्लॉक के तत्व हैं। वर्तमान में आवर्त सारणी में 18 समूह एवं 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी के समूह को एस, पी, डी एवं एफ में बांटा गया है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? ए नाग, बी अग्नि, सी वज्र, डी रुद्रम। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी रुद्रम। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है। 9 अक्टूबर 2020 को ओडिशा के तट के निकट व्हीलर द्वीप पर सुखोई 30 MKI लघु विमान द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। रुद्रम नई पीढ़ी की हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल है।
प्रक्षेपण स्थितियों के आधार पर इसकी मारक क्षमता अलग अलग अधिकतम 200 किलोमीटर तक हो सकती है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? ए प्रोटीन का, बी न्यूक्लिक अम्ल का, सी कार्बोहाइड्रेट का, डी वसा का। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी वसा का। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पीत का भंडारण होता है। पित्ताशय के अंदर पीत अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पीत की पथरी है। पीत की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। विकल्प ए क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, बी जल का प्रकाश अपघटन, सी ऑक्सीजन का अपचयन, डी कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। नए सेशन में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।